एवरीवन, वेलकम टू ज़रा हट के। इस्लामाबाद से मैं हूं मुबश्शिर जैदी और मेरे दोनों साथी ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान कराची में इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ड्रामा ना हो, कि चीज़ों में मसाला तेज़ ना हो और जो है कशमकश ना हो। आज भी एक ऐसा ही दिन था जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ़ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल, जिनके ऊपर बगावत और वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, उन्होंने ARY के ऊपर जो है एक बयान दिया और जो अनइंटरप्टेड चला और उसके बाद स्टेट की मुद्दत यानी रियासत की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद ये हुआ कि उनको 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में दिया गया। उसके बाद उनको जुडिशल कर दिया गया यानी अडियाला जेल भेज दिया गया। फिर दोबारा से रियासत ने कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि हमें उनकी मज़ीद कस्टडी चाहिए, जिसकी आज समाअत हुई सेशन जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में। और जो शहबाज गिल के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि उनके पास वाज़ेह सबूत हैं इस चीज़ के कि शहबाज गिल पर दौरान हिरासत इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद किया है और वो अदालत से शेयर भी कर सकते हैं। जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं और वो जो कस्टडी उनकी चाह रही है इस्लामाबाद पुलिस, वो इस बिना के ऊपर चाह रही है कि ताकि इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश हो सके। हमें मालूम है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो शहबाज गिल के मोबाइल की तलाश में अभी तक है, जो नहीं मिला। उनके ड्राइवर के घर छापा मारा गया, उनकी अहलिया को उठा लिया गया। पुलिस का अपना मोबाइल इस चक्कर में बकौल उनके FIR के वो ड्राइवर की जो अहले खाना है उन्होंने छीन लिया, साथ ही 15,000 रुपये भी छीन लिए। तो आज जो ज़ेबा चौधरी हैं एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की, उन्होंने फैसला दिया कि वो प्रोसिक्यूशन की इस दलील को तस्लीम करती हैं कि शहबाज गिल को दोबारा से पुलिस कस्टडी में दे दिया जाए, इस्लामाबाद पुलिस की यानी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका मेडिकल करा के कल सुबह रिपोर्ट भी दी जाए। 48 घंटे का ये रिमांड दिया गया है। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद जो है इस्लामाबाद पुलिस पहुँच गई शाम को उनकी कस्टडी लेने के लिए। अडियाला जेल आपको पता है रावलपिंडी में है और वो हदूद जो है वो पंजाब हुकूमत की है। वहाँ एक कशमकश शुरू हुई। रावलपिंडी पुलिस जो है यानी पंजाब पुलिस ने शहबाज गिल को हवाले करने से इनकार कर दिया इस्लामाबाद पुलिस के। फिर वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो रेंजर्स और FC भेज रहे हैं उनकी कस्टडी लेने के लिए। जब ये ऐलान हुआ उससे कुछ देर बाद रावलपिंडी पुलिस ने शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया और इस वक्त जो है वो पिम्स हस्पताल में उनका तिब्बी मुआयना हो रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो बहुत सीखपा हैं। उनका ये कहना है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया। इमरान खान ने कहा उन्हें नंगा करके, बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया। फवाद चौधरी के बकौल उनको अगवा किया गया। मगर जो आज फ़ैसला आया है ज़रार और वसत, वो थोड़ा सा इस लिहाज से अजीब लगता है कि जिस पुलिस के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने शहबाज गिल पर तशद्दुद किया, उन्हीं को कहा गया है कि आप इनको दोबारा कस्टडी में लें और इनका मेडिकल भी खुद ही करवाएं। तो इस बारे में लॉयर्स जो है वो ये कहते हैं जो कि अमूमन ये होता है कि अगर जज के सामने ये रख दिया जाए मामला कि उन पर तशद्दुद हुआ है और ये भी ऑफ़र की जाए कि सबूत देने पर तैयार है, तो शायद पहले मेडिकल होता है फिर रिमांड पर फैसला होता है। मगर जो कुछ हुआ बहरहाल अदालत ने हुक्म दे दिया और फिर ये रस्सा। अच्छा ये बताइए, अब ये बताइए मुबश्शिर के, ये तो चले ठीक है कि शहबाज गिल के वकील ने कहा हमारे पास तशद्दुद के सबूत हैं, तस्वीरी सबूत, और अदालत ने कहा कि ठीक है वो उनका मेडिकल मुआयना करा के रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन ये जो क्या मुहिम्मा है कि कल जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं जिनका ताल्लुक़ PTI से है, उन्होंने कहा कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ, बस ये एडमिट किया कि उन्हें जो चक्की वाला सेल है उसमें रखा गया और इस सिलसिले में वो चेयरमैन इमरान खान को हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। तो ये क्या है? जी ये है कि उन्होंने बाद में, आपने ज़ाहिर है एक हिस्सा पढ़ा जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इत्तला के मुताबिक ये जो तशद्दुद
हुआ है वो इस्लामाबाद पुलिस ने जब उन्हें फिज़िकल कस्टडी में लिया था, ये उस वक्त हुआ है। चक्की के बाद आपको पता है जो सुपरिटेंडेंट और DIG जो है जेल के, उनको सस्पेंड कर दिया गया और हट गया। तो ये अभी तक मुहिम्मा बना हुआ है, इसीलिए ख्याल यही था कि अदालत जो है वो सबूत कम से कम सामने उन्हें कहेगी कि ठीक है आप सबूत दे दें और हम इस मामले को देख लेते हैं। तो अब ये मुहिम्मा है कि एक साइड कह रही है कि तशद्दुद हुआ है और हुकूमत कह रही है कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब मेडिकल हो रहा है, देखें सुबह तक क्या होता है। HRCP जो है उन्होंने भी ये कहा है कि उन्हें तशवीश है कि जिस तरह से फिज़िकल कस्टडी दी गई है शहबाज गिल की दोबारा से पुलिस को, जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, तो ये जो है उनके ख्याल में खासी तशवीश का बायस है। क्योंकि बकौल HRCP वो एक सियासी कैदी हैं। जी, वही बदनाम ज़माना HRCP, जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें की जाती थी। मुश्किल वक्तों में ऐसे ही लोग आपके साथ आते हैं वैसे, लेकिन जब वक्त बेहतर हो जाते हैं बंदा भूल जाता है। सियासी कैदियों को मुझे याद पड़ता है कि बर्फ की सिलों पे लिटाया जाता था। नहीं, बहुत चीजें होती हैं और बहुत चीजें हुई हैं, कमर पे इस्त्री फेरी जाती, ये भी होता था। बहुत चीजें, तोड़ना, बाजू तोड़ना, लटका देना, 24 घंटे 1000 वॉट के बल्ब के सामने रखना, उल्टा लटका देना, टप के पानी लंबी लिस्ट है सर, पूरी लिस्ट बोलेंगे तो पूरा शो निकल जाएगा। मान लिया। तो ये कब हुआ था बुस्सा साहब? ये कब हुआ था? ये कब नहीं हुआ ये पूछिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ। आपने तो पूरे एक तकरीर की है ना। हाँ जी। अच्छा, नहीं, ये आप क्या पूछना चाह रहे हैं बुनियादी तौर पे? ये पूछना चाह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ। यही जो आपने इतनी लंबी चौड़ी नहीं किस दौर में हुआ? हाँ, ये पता तुम क्या, ये 90s तक होता रहा, जरदारी की जबान कटने तक कम से कम। जी, अच्छा, अब मुबशिर, ये जो दूसरा सारी जो एक चीज मैं बताऊं, ये अगर वसत की बात को ही आगे बढ़ाता हूं कि गुज़िश्ता हुकूमत में 90 दिन तो मिनिमम था कि आप रख लें नैब के थ्रू, और ये भी इल्जामात आए कि उनको एक छोटी सी 6 बाय 6 की कोठरी के अंदर रखा जाता रहा। बहुत से सियासी रहनुमाओं। मुझे यार बात सुनो, अब देखो, अब मुझे याद आ गया, ये जो तुमने पूछ लिया था ना कि कब तक हुआ, यार ये 2020 का अचानक मुझे वाकया याद आ गया। एक प्रोफेसर साहब थे, उनको नैब की कस्टडी में दिया गया था, उनकी मौत हो गई थी। अल्लाह जाने वो तबई मौत थी या क्या थी, लेकिन सबने तस्वीर देखी थी कि मरने के बाद भी उनके हाथ हथकड़ी में बंधे हुए थे। भैया ये तो कल की बात है, कल की बात है। देखिए, जब भी ये हुआ है, मैं यही आपको याद दिलाया था कि पिछले हुकूमत में भी होता रहा है। बिल्कुल, देखिए हमेशा होता रहा है। जब भी ये हुआ है तो कुछ जो बेचारे से लोग हैं वो हमेशा यही कहते थे कि जी ना किया करेंगे। अगर अब कोई नहीं कह रहा कि आप कर रहे हैं, अगर हो रहा है, और अभी मैं बलूचिस्तान नहीं जा रहा, ना जाऊंगा इस प्रोग्राम। छोड़ो सर, छोड़े वो तो फिर ये खोलोगे तो फिर लंबी कहानी है, ये पूरा शो निकलेगा इस सिर्फ इन वाकयात में। जब भी ऐसा होता था तो लोग हमेशा यही कहते थे, HRCP जैसे लोग, शायद आप भी मुबशिर, यकीनन आपने तो इस पर बहुत बात किया, हो सकता है गलती से मैंने भी 1-2 दफा ये कह दिया हो कि थोड़ा सा ना ख्याल रखें, क्योंकि व्हील को टर्न करने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगता। कभी आप ऊपर होते हैं, कभी आप नीचे होते हैं, अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, जहां तक ये पूरा सिलसिला आपने कहा कि बड़ा एक अजीब फैसला है, मैं आपकी बात मानता हूं, हमने बड़े अजीब फैसले देखे हैं, देखते रहेंगे, राइट। प्रूफ क्या हो रहा है यहां पर, मैं पिछले 4-5 दिनों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर किसी का ख्याल है कि इस बार सिर्फ एक स्लैप ऑन द रिस्ट होनी है और फिर चीजें नॉर्मली निकल जाएंगी, बाहर आ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल इस बार ये ऐसा होने वाला है, क्योंकि इस बार इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जा रहा है, इसको काफी हेविली लिया जा रहा है। और अगर आप इस पस मंजर में देखें तो कोर्ट के फैसले और ये जो अभी अडियाला में हुआ है और जो मुबैना तशद्दुद हुआ है, ये सब इट ऑल मेक्स सेंस। जहां तक शहबाज गिल साहब की बात है, तो अगर आप PTI का भी मौक़िफ़ देखें, तशद्दुद के खिलाफ सब खड़े हैं और यकीनन हम सब भी खड़े होंगे, लेकिन कोई उनके बयान को ओन ना, और अगर मेरी बात नहीं मानना चाहे, मेरी ज़बानी बेशक ना सुने, आप फैसल जावेद साहब की ज़बानी सुने। सेनेट में आज का जी, जो शहबाज गिल है उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है
किसी किस्म का इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता, लेकिन उस पे एक कानूनी चाराजोई करे, जो फेयर ट्रायल है वो किया जाए, लेकिन जो तशद्दुद किया गया है उसकी भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और बिल्कुल सभी मजम्मत करते हैं। इसमें जो अगर एक लेसन इसमें निकलता है कि कुछ लाइनें हैं जो आप खींच सकते हैं, क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बयान पर कोई एक बंदा डिफेंड करने के लिए नहीं आ रहा। आप ये अभी चलना है और इतनी जल्दी नहीं इसकी ज़ाहिर है बुरी बात होती है। बहुत आई होप कि जब इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर वो किसी कैदी पे तशद्दुद नहीं होने देंगे इस तरह से जिस तरह शहबाज गुल पे हो रहा है। मुबैना तौर पर बिल्कुल वक्फा ले लें सर। हर हुकूमत में हम यही बात करते हैं तो करते रहेंगे ना सर, कंसिस्टेंसी तो है। दोबारा अपोजिशन वाले जब आएंगे, हाँ हर हुकूमत में जो अपोजिशन होती है वो इंसानी हकूक के बारे में बात करती है, मगर जब खुद आ जाते हैं पावर में तो वो सारे इंसानी हकूक जो हैं, हाँ, क्योंकि जब आप पावर में आते हैं तो फिर आप इंसान नहीं रहते ना सर। जब आप इंसान ही नहीं रहते तो इंसानी हकूक की क्या बात हुई। हाँ, मुबशिर की बात ये कि फिर वो आसान उर्दू में एक्सप्लेन भी करता है। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ताकि मुझ जैसे लोगों को भी समझ आए कि क्या बात हो रही है। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। जब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिनकी बैंक्स या बैंकिंग सिस्टम तक रसाई नहीं है, और अगर रसाई नहीं है तो फिर जाहिर है कि लोन्स मिलना नामुमकिन है। इसकी बहुत एक बड़ी वजह यह है कि उनको जो जिस रकम की ज़रूरत होती है वो इतनी कम होती है कि कमर्शियल बैंक्स, आपके जो बड़े बैंक्स होते हैं, उनके लिए फीजेबल नहीं होता। क्योंकि जाहिर है कि अगर मैं जाता हूं बैंक के पास और कहते हैं कि जी मुझे 50,000 रुपए का लोन चाहिए, तो सिर्फ जो पेपर वर्क और जो वेरिफिकेशन और इन सारी चीज़ों का जो खर्चा होता है, फिर जाहिर है कि अगर मैं इतना ही लोन ले रहा हूं तो शायद मेरे पास ज़रा आमदनी भी इतना नहीं है, तो मैं क्वालिफाई ही नहीं करता। चुनाचे वर्ल्ड बैंक का एक एस्टिमेट है कि सिर्फ 13% पाकिस्तान की आबादी, 22 करोड़ तो हम हो ही गए अब, की रसाई है टू क्रेडिट, मतलब जिनको लोन्स या क्रेडिट मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ा गैप है जी, और जब एक गैप होता है तो जाहिर है कि कोई ना कोई उसको फिल करने आता है। ये तो एक कुदरत का असूल है, बैंकिंग तो दूर की बात। तो यहां पर आते एंटर करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जिनको MFIs कहा जाता है, जो आपको 1000 से 50,000 रुपए के लोन भी दे सकते हैं, एवरेज 7-8 हज़ार रुपए के लोन भी दे सकते हैं। और कहा यह जाता है कि ये आसान किस्तों पर और बड़ी मतलब विदाउट बहुत ज़्यादा पेपर वर्क की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ तक कोई मसला नहीं है, एक बिजनेस है और एक गैप फिल कर रहे हैं। इस वक्त ये जो काम है ये नैनो लोन्स ऐप्स के जरिए किया जा रहा है, और कुछ जो 8 ऐप्स हैं जो इस वक्त प्ले स्टोर पर शायद मौजूद भी हैं, वो जैसे कि PK लोन, इजी लोन, बर वक्त, फौरी मनी, AI कैश, वी कैश, क्विक लोन्स, बैड क्रेडिट, नाम से ही आप समझ जाते होंगे किस तरह की है। उनकी तो टोटल डाउनलोड्स हैं वो 1.5 करोड़ से जायद है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत एक कम अरसे में बहुत ज़्यादा इनके डाउनलोड्स हुए। अगर आप नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम बैंक्स के ऐप्स देखें तो उनकी इतनी डाउनलोड्स नहीं होती। अगेन, इसमें भी कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ आता है इनके तरीक़ाकार पे, कि जैसे एक तो वो कहते हैं आपको कि हम बहुत आपको इंटरेस्ट रेट कम देते हैं, ऐसे ही है, लेकिन फिर इतने चार्जेस लगा देते हैं कि आपको हर हफ्ते बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और अगर आप नहीं दे सके या अगर आपकी एक पेमेंट मिस भी हो जाती है तो फिर हरासमेंट शुरू हो जाती है, और सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपकी जानने वालों की भी। इस पर भी हम आते हैं। अगर आप देखें तो जैसे कि एक है अच्छा, फिर सवाल आता है कि इन चीज़ों को सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के तहत काम करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत, लेकिन ऐसा भी शायद नहीं है, क्योंकि ऐसे कि फ्लेक्सी मनी, ये अभी मैं डेटा दरबार, मैं भी मुझे पता है वशर आप वो क्लैरिफिकेशन देंगे, मैं पहले बता देता हूं एक दफ़ा कि जैसे डेटा दरबार एक वेबसाइट है, और आजकल इन नैनो लोन ऐप्स के ऊपर काफ़ी लिखा जा रहा है, काफ़ी डिबेट भी हो रही है, ट्विटर पर शायद आपने देखी भी हो, फेसबुक पर। तो जैसे फ्लेक्सी मनी है, उनकी लिखा हुआ है कि जी हम लाइसेंस हमें है, हमारे पास है SECP का, लेकिन जब डेटा दरबार वेबसाइट वालों ने जाके SECP की वेबसाइट पर जाके चेक किया उनकी आर्काइव में, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, यूजर रिव्यूज अगर आप ऐप्स के पढ़ें तो एक बड़ी हैरानकुन बात है कि हालांकि ये ऐप्स पाकिस्तान के लिए हैं और पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं,
इनके जो यूजर रिव्यूज हैं, अगर आप सिर्फ लोगों के नाम देखें, और अगेन ये भी डेटा अखबार ने ही ये निकाली है, तो यानी नाम नहीं है, कोई गुणों के नाम है, और जो वर्डिंग भी है वो ऐसी जाहिर है कि ऐसे लगता है कि किसी ने घर पे बैठ के तारीफें ही लिखी हैं। अगेन यहां प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? पिछले कुछ माह से बहुत लोग ट्विटर पर इनके बारे में पोस्ट भी कर रहे हैं कि इनके क्या प्रोसीजर्स होते हैं, किस तरह ये लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। उनमें से दो लोग हैं जकी खालिद और अमार अली खान, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा जकी, थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपने जो थोड़ी बहुत तहकीकात की है, ये जो हरासमेंट का सिलसिला है ये कैसे ऑपरेट करता है, और इनफैक्ट आज जो आपसे दिन में कल बात हो भी रही थी, तो आपका भी कोई एक जाती तजर्बा भी हुआ है इस तरह के ऐप्स के साथ, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी, एम आई ऑडिबल? जी जी। सबसे पहले तो बता दूं कि अगर मैं लुब्बे लबाब आपसे शेयर करूं, इन ऐप्स में आप जब डाउनलोड करते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में इतनी जिबरिश लिखी होती है, इतनी खिचड़ी लिखी होती है, जो अंग्रेज़ी से वाकिफ़ अगर लोग ना भी अगर हों भी तो तब भी उनको उसकी समझ नहीं आएगी कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या लिखी हुई हैं, और वो अमूमन फ़ौरन आप स्किप कर देते हैं। फिर लोग जब इग्नोरेंस में उस ऐप को यूज़ करते हैं तो वो ऐप लाजमी तौर पे आपसे मांगते हैं एक्सेस आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और वो आपसे मांगते हैं आपकी NIC की कॉपी। अब देखें, NIC की कॉपी एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़ाहिर है बैंक्स भी मांगते हैं जी, मगर जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस नहीं मांगते। ये ऐप्स क्या करती हैं, ये आपसे 2 गारंटर्स के नंबर मांगते हैं और पूछते हैं कि आपका इन 2 लोगों से क्या ताल्लुक है। दे कैन ओनली बी फ्रॉम योर फैमिली। आपके भाई हो सकते हैं, आपकी वालदा हो सकती हैं, आपका भाई आपके फादर हो सकते हैं, या कोई कज़न हो सकता है। अब होता ये कि जब इन्होंने रिकवरी करनी होती है तो बजाय कि ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स जब इनको एक्सेस नहीं हो पाती, वो किसी वजह से फ़ोन नहीं उठाते, या वो कहते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, जिसने लोन लिया है आप उनसे खुद डील करें, तो ये ऐप्स फिर क्या करती हैं कि ये आपकी जो तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें चाहे किसी सरकारी अफसर, किसी इदारे के बंदे का नंबर सेव हो, या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का हो, या आपके कोई बिल्कुल इररिलेवेंट पर्सन हो, कोई दूध देने वाले का नंबर हो, उन सबको कॉल करेंगे और आपके बारे में खुराफात बोलेंगे, आपके बारे में गलत बयानी करेंगे, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, और कहेंगे कि जी आप तो बहुत मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल सकता, आप बहुत वो हैं, आपका दोस्त तो बहुत ये है, तो उसने हमारे पैसे वापस नहीं किए, तो आप अगर हमसे ताउन नहीं करेंगे, हम रोज़ कोई नया एजेंट आपको कॉल करेगा। कल मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ है। एक बिल्कुल एक रैंडम मैं नाम लेना चाहूँगा, फूड पांडा कंपनी का एक राइडर है, जिनसे मैंने 2 महीने पहले गलती से एक बर्गर मंगवा लिया था घर में। उस राइडर बेचारे की कॉन्टैक्ट लिस्ट से मेरा नंबर लेके मुझे जो कॉल्स आना शुरू हुई हैं वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, और बड़ी मुश्किल से उनके CEO ने मुझे कांटेक्ट करके मेरा उस मुसीबत से मेरी जान छुड़ाई है। वहाँ से मुझे पता चला कि ये अफवाहें नहीं है, एक्चुअली में ऐसा ही होता है। वेलकम बैक। और बात हो रही है ये जो नैनो लोन्स या स्मॉल लोन्स जो हैं फ़ोन ऐप के थ्रू दिए जा रहे हैं, उसमें क्या जो है गड़बड़ हो रही है, लोगों की शिकायत सामने आ रही है। तो मैंने जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं उनसे तफसील से बात की है। तो एक तो क्वांटम अगर हम देखें तो गुज़िश्ता बरस उनके मुताबिक जो है 25 लाख अफराद को लोन्स दिए गए, जिनकी जो वो मजमूई रकम 33 अरब रुपए थी। और उनका ये कहना है कि उन्होंने सिर्फ 2 कंपनियों को अब तक लाइसेंसेस जारी किए हैं, जिसमें एक PK लोन्स है और दूसरी एक चाइनीज़ कंपनी है, सीड मनी नाम है शायद उसका। बाकी जितनी कंपनियां हैं वो जाली हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि अभी तक उनको 800 ऐसी शिकायत सामने आई हैं जिनके बारे में हमारे साथियों अमार और ज़की ने इशारा किया कि किस तरीके से लोगों को तंग किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ उनका ये कहना है कि देखिए जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड जब शुरू में आया था तो ऐसी ही शिकायत सामने आई थी, लेकिन वो क्योंकि बैंक्स थे तो जाहिर है उसमें आपको याद है उस वक्त भी ये होता था कि घर पे भेज करके धमकाया जाता था अगर वापस नहीं किए जाते थे पैसे। फिर ये जो मोबाइल ऐप्स हैं ये आपसे 5 नंबर मांगती हैं
जो आपके दोस्तों के और जिस तरह ये जकी ने भी बताया कि उनका भी नंबर किसी ने दे दिया तो उनको फिर ये इशू करती है। तो SCCP के मुताबिक उन्होंने इन शिकायत को FIA को भेजा है और जो कंपनियां अनरजिस्टर्ड हैं उनके बारे में भी कार्रवाई के लिए उनको ऑलरेडी कह दिया। उन्होंने कहा जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनके भी CEOs को बुला करके ये कहा गया है कि ऐसी शिकायत सामने आ रही हैं तो आप चीज़ों को लोगों के लिए वाजे करें। जैसे जकी ने कहा कि जिब्रिश किस्म की जो शराइत तो जवाबें दे दी जाती हैं, SCCP का कहना है कि वो उसको हमने उन्हें कहा है कि आप बिल्कुल उन्हें आसान ज़बान में लोगों के लिए लिख कर दें ताकि वो लोग उन्हें पढ़ें। अब जाहिर है फौरी तौर पर पैसा चाहिए तो आप स्किप करते जाते हैं और आप वो लोन ले लेते हैं। जैसे 0% मार्कअप कह दिया जाता है मगर चार्जेस इतने ले लिए जाते। तो मेरे ख्याल में लोगों में भी थोड़ी एजुकेशन की ज़रूरत है और ये जो जाली कंपनियां हैं उसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है SCCP ने ख़ुद भी कार्रवाई करनी है और थ्रू FIA जो उन्होंने करना है वो उनको करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर सिर्फ 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं तो ये जो बाकी दर्जनों कंपनियां हैं वो किस तरह ऑपरेट कर रही हैं और मोबाइल ऐप्स के थ्रू जैसे आपके डेटा के अंदर चली जाती हैं और फिर आपको धमकाया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल इस तरह की है। SCCP के मुताबिक ये एक नया फिनोमेनन है तो लिहाजा लोगों को भी मुश्किलात दरपेश हैं। क्रेडिट कार्ड जब आए थे, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारे मैं आपकी तरफ ही आता हूँ इसके साथ। जब भी कोई नया फिनोमेनन आता है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या फिर इस तरह की नैनो पे नैनो लोन एप्स, तो हम देखते हैं कि काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि समझ नहीं आती रेगुलेटर्स को कि इसका हम क्या करें। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि रेगुलेटर के हाथ में क्या है, क्योंकि ये तो थोड़ी सी क्रॉस प्लेटफॉर्म टाइप चीज नजर आ रही है ना। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी भी आपको लग रही है, वो जो FIA वाली बात आ गई, लाइसेंस है ही नहीं, और फिर जो शराय सूद है या इफ यू प्रेफर मार्कअप, और जो रजिस्टर्ड नहीं उसकी किस कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये सवाल है जी। देखें, ये तो जैसे क्रिप्टो करेंसी तो एक नई चीज है ना, अनप्रूवन चीज है। ये जो चीज है ये तो सालों से हो रही है। चाइना ने भी इसके अगेंस्ट मेजर क्रैकडाउन किया है। रिसेंटली इंडिया में भी बहुत बड़ा इसमें स्कैम हुआ है, लोगों ने सुसाइड करे हैं, खुदकुशियां करी हैं। इंडिया ने भी इस पर क्रैकडाउन शुरू किया। तो प्रेसिडेंस एग्जिस्ट करता है कि ये चीज है, इसका आगे अंजाम जो है वो बुरा ही है, कोई अनोखा काम इससे नहीं होने वाला। तो इसी तरह रेगुलेशंस या उसके हिसाब से मैनेजमेंट वही चीज होनी चाहिए। जहां तक ये बात आती है कि जी क्या किया जाए, देखें बाय लॉ कोई एंटिटी लीगली लोन नहीं दे सकती है। जैसे आप अगर चाहें ज़रार भाई कंपनी खोल लें अपनी, ठीक है जी, ज़रार बैंक के नाम से कंपनी खोल लें और लोन देना शुरू कर दें, दैट विल बी अगेंस्ट द लॉ। आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, जितने भी ये चीज़ें डाउनलोड होती हैं ये आपके प्ले स्टोर से डाउनलोड होती हैं। जो इदारे मौजूद हैं जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे मुख्तलिफ ऐप्स जो हैं वो डिसेबल कर सकते हैं, वो उनको बैन कर सकते हैं। तो वो चीज़ अगर कोई ऐसा ऐप है जो कि लोन देने की बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, और वो रेलिवेंट रेगुलेटर से, पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं, SCCP और स्टेट बैंक, वहां से उनके साथ लाइसेंस नहीं है, उनको फौरन ही ऐप स्टोर से गायब कर देना चाहिए। दे शुड बी जैसे कहते हैं ना एक स्टैंडिंग वो चीज होनी चाहिए। आप देखेंगे एकदम से चीज सारा सफाई हो जाएगा। अच्छा, इन दिस केस सॉरी मैं सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, SCC जो स्टेट बैंक है वो किसी भी तरह की इन चीज़ों को रेगुलेट नहीं करता बाय लॉ, और ना ही वो क्रेडिट कार्ड्स को रेगुलेट करता है। तो ये टोटली बैंक्स और एप्स के दरमियान होता है या SCCP के दरमियान होता है? नहीं, स्टेट बैंक जो है वो बैंक्स को करता है और बैंक्स के एक एक प्रोडक्ट को करता है। किस कोई क्रेडिट कार्ड पे आपसे 1000% इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकता। नहीं, वो ठीक है, आप बात करें, हम इस वक्त नैनो लोन्स की बात करें, उसमें स्टेट बैंक और उसमें ठीक है, वो SCCP रेगुलेटर है, ठीक है। हाँ जी हमारा हाँ जी। तो उसमें तरीका, उसके तरीकेकार उसका सिंपली ये है कि जो भी ऐसे एप्स आ रहे हैं जो कि लाइसेंस नहीं है टू लेंड, उनको जो है सिरे से बैन कर दिया जाए टिल द टाइम उनकी लाइसेंसिंग पूरी ना हो जाए। लाइसेंस्ड हो जाए, रेगुलेटरी एम्बिट में आ जाए, 100% ना वो कमर्शियली बिजनेस करें एज लॉन्ग एज दे स्टे विद इन द रेलेवेंट। अच्छा, कोई रेलेवेंट साइबर लॉ एक्ट में या वैसे कोई लॉ है जिसके तहत इन्हें पीनलाइज किया जा सके, या अभी कवानीन बनाने की जरूरत है चूंकि मामला भी नया है?
देखिए, साइबर लॉ में मेरे ख्याल से ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता जिसके अगेंस्ट पीनलाइज किया जा सके, मगर जो हमारा कंपनी लॉ है वो अलाउ नहीं करता है कि कोई भी एंटिटी किसी किस्म की लेंडिंग करे, तो ऑटोमेटिकली उसके तहत जो है इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। अच्छा जकी, आपने काफी इनकी एप्स के जो डिजाइन है उसको भी स्टडी किया और कोई बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपको नजर आई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी, बेसिकली ये जितनी ऐप्स हैं उनका जो यूज़र इंटरफेस है जो आपको दिखाई देता है, फर्स्ट पेज आता है, फिर प्रोसेसिंग के लिए फॉर्म्स देते हैं आपको, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करें, उन सारों के जब आप सोर्स कोड को स्टडी करते हैं या उन वेबसाइट्स वो ऐप्स जिन वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, जो उनकी पेरेंट वेबसाइट्स हैं, वो सारे अभी तक जो मेरी नज़र से गुजरे हैं 18 ऐसी अनरजिस्टर्ड ऐप्स हैं जिनको मैंने बतौर गौर स्टडी किया है और उनकी रिपोर्ट्स आप मेरी ट्विटर पे भी देख सकते हैं। उनके सारे ताने बाने आपको मिलेंगे एक बरादर मुल्क में जिसका मैं इंटेंशनली नाम नहीं लूँगा। वो जो हमारा बरादर मुल्क, हाँ जी, वो जो हमारा मुल्क है वहाँ पे चाइनीज वहाँ पे डेवलपर्स बैठे हैं जो वाइट लेबल ऐप्स बेचते हैं। वाइट लेबल ऐप्स उन ऐप्स को कहते हैं जिनकी एक ही किस्म की एक टेम्पलेट होता है, एक डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन होती है। वो या तो उनको बेच देते हैं किसी कस्टमर को कि आप इसको अपने एंड पे खुद ही इस्तेमाल करें, या वो उसको शेयर्ड बेस पे उसको मैनेज करते हैं। तो अब तक मेरी नज़र से जो गुजरे हैं जितनी ऐप्स हैं वो उनके अभी भी जो बैक एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो ओवरसीज सर्वर्स से हो रही है और हमारी सारी डाटा जो है वो यहाँ से ट्रांसमिट होके ओवरसीज जा रही है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, SCCP बिल्कुल लाइसेंस सेपरेटली इशू करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होने के लिए। मैंने कोई तकरीबन 6-7 ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करके दी हैं SCCP को जिन्होंने अपने आप को टेक्सटाइल ट्रेडर के तौर पे रजिस्टर किया है या HR जनरलाइजेशन रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम पे, लेकिन वो पीछे से उन एप्स को ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब आप पूछते हैं SCCP से कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसने आपसे NBFC का लाइसेंस लिया है, तो वो कहते हैं नहीं, ये तो दे प्रेजेंटेड देमसेल्व्स एज सम ट्रेडर। तो मैं आपको एक मिसाल ही देना चाहता हूँ कि ये जितनी ऐप्स हैं इन सब के जो ताने बाने हैं और इनकी जो डिज़ाइन मेथड है वो सब एक है। एंड आप कह सकते हैं कि देयर इज़ वन सप्लायर और सप्लाई चेन जो एक ही कंट्री से ओरिजिनेट कर रही है अनफॉर्चुनेटली। एंड आई थिंक अगर इस पे बायलैटरली कुछ कोऑर्डिनेशन की जाए तो इनको टेक डाउन किया जा सकता है अगर हम चाहें। जी मुबशर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इसमें मेरे ख्याल में FIA की अपनी कैपेसिटी का भी इशू है। बिल्कुल उनके लिए भी जाहिर है ये नई चीज़ होगी और ये ऐप जैसे मेरे दोस्तों ने बताया कि बाहर से अगर कोई ऐप ऑपरेट हो रही है तो उसको किस तरह, यहाँ तो अकाउंट्स जो हैं बॉट्स उनका पता नहीं लगा पा रहा FIA। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल इस तरह की जो क्राइम आप कह लें, उसे आप धोखाधड़ी कह लें, उसको समझने के लिए SCCP जाहिर है एक रेगुलेटर तो है लेकिन वो एनफोर्सर नहीं है या वो पीनलाइज उस तरीके से नहीं कर सकता। इन दिस केस FIA को करना है, तो FIA को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की। नया फिनोमेनन है, बाहर बिल्कुल इस्तेमाल हुआ है और जैसे मेरे दोस्तों ने कहा कि भारत में भी शिकायत सामने आ रही हैं, चाइना में भी आ रही हैं, क्रैकडाउन्स भी हुए हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। और इन दी एंड फिर वही बात आ जाती है। जी इजाजत हो। जी अमर जी 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 मैं ज़की बात करूँ, एक छोटी सी चीज़ बस ऐड करना चाहूँगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जस्ट अ क्विक एग्जांपल। फैसलाबाद में एक कंपनी रजिस्टर्ड है SCCP के साथ एज अ टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी। उसके जितने डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो हमारे ब्रदर मुल्क के हैं कम्प्लीटली, कोई एक भी फ्रंट पर्सन लोकल नहीं है। उस कंपनी ने अभी उस कंपनी ने 4-5 ऐप्स को ऑपरेट कर रही है और 3 ऐप्स इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं जिनको बंद कर दिया गया है और 2 ऐप्स अभी भी पाकिस्तान में चल रही हैं। तो एक ट्रांसनेशनल इशू है जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और हॉस्टाइल फाइनेंसिंग के मामलात आते हैं और आपको पता है हमारे ऑलरेडी कंप्लायंस के इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा एक मतलब सिर्फ एक मसला नहीं है, मसले के पीछे एक मसला है और मसले के अंदर एक और मसला छुपा हुआ है। फायदा उठा के मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ
जो रेगुलेटेड बैंक हैं उनके सेक्टर के बारे में। आपने नाम सुना है बैंक इंश्योरेंस। अच्छा, उसके बारे में फरमाइए कि वो क्या सिलसिला है, इसलिए कि मैं भी ज़ाती तौर पे इसका शिकार हो चुका हूँ। वो बैंक के एजेंट आते हैं, वो ज़ाहिर है अपना आधी चीज़ें बताते हैं, आधी नहीं बताते, और मैं भी ज़ाहिर है कि उसी तरह के इतना बड़ा है शराइत हैं, लंबियाँ थद्दियाँ कौन, तो मैं साइन कर दिया। तो पता ये चला कि 10 साल की जो इंश्योरेंस ली गई, तो उसके बाद मुझे पता चला कि अगर 7 साल तक आप किसी भी वक्त निकलवाएंगे तो आपको ठेंगा मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा जो आपकी रकम है। प्रीमियम अलबत्ता आपको हर साल देना पड़ेगा। कोई 8वें 9वें 10वें साल की जो रकम है वो आपके हिस्से में आ जाएगी प्रॉफिट समेत, इसलिए कि जो 7 साल का है सिलसिला, इसमें बैंक और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आधा आधा बांट लेंगे आपके प्रीमियम को। तो इस पे जाहिर है कि ची बजबी होते हैं लोग, लेकिन चूंकि फॉर्मल सेक्टर है और मीडिया में भी इन्फ्लुएंस है, इस पे कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। हालांकि ये भी किसी हद तक एक मशकूक सूरत हाल है। आप क्या कहते हैं? सर, इस पे मैंने काफ़ी बात करी है, इस पे पूरी कैलकुलेशन भी करी है। ये एक, मैं कहूँगा, छोटे अल्फाज में बोलूँगा, ये एक फ्रॉड है। इसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है विडोज़ जो होती हैं, बेवाएँ जो होती हैं, वो लोग जो रिटायर्ड होते हैं, जो पेंशनर होते हैं, उनके साथ ये किया जाता है। मेरे वालिद साहब के साथ भी जो है इन्होंने, बैंकों ने करने की कोशिश करी थी। इसका तरीक़ेकार सिंपल ये होता है, कहते हैं कि जी आपकी पेंशन आने वाली है, आप ऐसा करें कि लाख रुपए जो है हर साल का प्रीमियम दे दें और आपका पैसे जो है एकदम से बढ़ते जाएंगे। ये कभी नहीं बताते कि जी नुकसान भी होगा। होता ये है कि पहले 3 साल जो है प्रीमियम निकाल लेता है बैंक और इंश्योरेंस कंपनी में। अगर आपने 1 लाख रुपए दिए तो 65 से 70 हज़ार रुपए बैंक उसमें से निकाल लेगा, आपके से 30 हज़ार रुपए इन्वेस्ट होंगे। दूसरे साल जो है उसमें से 40 हज़ार रुपए निकाल लेगा, तीसरे साल उसमें से 20 हज़ार रुपए निकाल लेगा। तो आपने 3 साल तक अगर 3 लाख रुपए दिए, उसमें से तकरीबन 1.5 लाख रुपए जो है बैंक अपनी जेब में रख चुका है। तो 1.5 लाख रुपए, और फिर अगले साल हर साल आप लाख रुपए दे रहे हैं। तकरीबन 8वें 9वें साल में ऐसा होता है कि अगर आपने टोटल 9 लाख रुपए दिए होंगे तो इवेंचुअली आपके पास 9 लाख रुपए उस अकाउंट में बने हुए होंगे। आप 9-10 साल बाद जाएंगे ये समझने के यार शायद कुछ पैसे बन गए हो मेरे, उतने ही अमाउंट होता है। इसमें वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी अगर आपकी वफात हो गई तो आपको जो है एक लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगी और दैट इज इट। तो बेसिकली आपको डराने का ये चक्कर है कि अगर शायद आपकी कभी वफात हो जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है काफी अगर मैथमेटिकली देखा जाए, तो आपको एक इंश्योरेंस एक पे आउट मिल जाएगा। मगर ये एक ऐसी चीज है जिसमें दोनों रेगुलेटर्स के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि बैंकों ने इसमें बहुत पैसा बनाया है और लोगों का इसमें बेतहाशा नुकसान हुआ है। एक आम आदमी का नुकसान हुआ है जिसको इन चीजों की, और ये सब स्टेट बैंक की नाक के नीचे हो रहा है भाई साहब। बिल्कुल नीचे हो रहा है और उनको ये चीज पता है। वो कहते हैं कि जी आपको कुछ कंप्लेन है तो ओम्बड्समैन को आप बता दें। हर कोई कहता है ओम्बड्समैन को बता दें, ओम्बड्समैन के पास जाते हैं, वो थोड़ा सा हल्की फुल्की कुछ खतो किताबत करके उस चीज को खत्म कर देते हैं। प्रोडक्ट का डिजाइन जो है वो ही फ्लॉड है। इस चीज को बिल्कुल सिरे से खत्म कर देना चाहिए ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन शुड कम फर्स्ट rather than profitability of that. हालांकि स्टेट बैंक अगर चाहे तो पेनल्टीज दे सकता है। जब अभी डॉलर के क्राइसिस पे उसने भारी भारी पेनल्टीज लगाई 3 बैंकों पे, तो ये जो लाखों लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है बैंका के नाम पे, इस पे भी पेनल्टीज लगा सकता है। वो तो सुप्रीम बैंक है, उसके क्या मुश्किल है। दुनिया में ये हुआ है जहां जहां ऐसे फ्रॉड हुए हैं। वेल्स फार्गो ने एक अमेरिका में ऐसा फ्रॉड करा था, उनको अच्छी खासी पेनल्टी लगी थी। मगर वो ये कि क्या रेगुलेटर ये काम करना चाहता है, सवाल सिर्फ ये रेगुलेटर सवाल सिर्फ ये है। बहुत 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 शुक्रिया अमार और बहुत बहुत शुक्रिया जकी साहब। बैंकों की बात वो सर, तो बैरूत में एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ है और ये आप सुन के भी शायद आपको भी मजा आए, तो थोड़ा सा उसके बारे में। वो मजा लेने वाला किस्सा ये है कि एक साहब हैं 42 साल के, बस्साम अल शेख हसन साहब। उन्होंने क्या किया कि 2 हफ्ते पहले एक बैंक है फेडरल बैंक, उसमें उनके $2,10,000 जमा थे और 2019 से वो फ्रीज थे और लाखों लबनानियों के फ्रीज हैं इसलिए कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस मुसलसल चल रहा है। तो वो गए, उन्होंने कहा भाई साहब मैं अपने अब्बा का इलाज कराते कराते तंग आ गया हूँ, मुझे बिल्स जो है पाइल अप हो रहे हैं, मुझे सिर्फ $5,500 अपने अकाउंट से निकलवाने दें। बैंक ने कहा सॉरी जी ये आपको इतने तो नहीं मिल सकते। उसने फिर क्या किया कि वो ले आया बंदूक और ले आया कारतूस, 3 उसने फायर किए। 6 बैंक के मुलाजमीन थे, उनको यरगमाल कहने लगे मेरे अकाउंट से पैसे दे।
जाहिर है सिक्योरिटी अकाउंट से नहीं, मेरे अकाउंट से। तो सिक्योरिटी फोर्सेज वगैरह आ गई, 7 घंटे तक जो है ये महासरा चलता रहा। बिलाखिर बैंक जो है, पहले उसने $10,000 की ऑफर की और फिर जो है कहा कि ठीक है $35,000 के बराबर हम आपको रकम दे सकते हैं, लेकिन लेबनीज पाउंड में। इसका मतलब यह था लेबनीज पाउंड में देंगे कि पिछले 3 साल में 90% वैल्यू लेबनीज पाउंड की अगेंस्ट द डॉलर खत्म हो चुकी है। एक तरह से रद्दी पेपर है वो। तो लेकिन फिर भी जाहिर है कि उस बेचारे को ज़रूरत थी, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, कम से कम ये $35,000 ही मेरे $2,10,000 के अकाउंट में से दे दो। अच्छा, इस दौरान मजमा बाहर जमा हो गया। आमतौर पे मजमा वो कहता है यार ये किस तरह का गलत आदमी है, लेकिन मजमे ने उसके हक में नारे लगाने शुरू कर दिए, इसलिए कि मजमा सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर से डसा हुआ था। और तो और जो लबनान के एक वो हैं साबिक वजीर खजाना रायद अल खोरी, उन्होंने कहा इस बंदे ने बिल्कुल सही किया है कि बैंक जो है वो इसी काबिल है कि अपने ही बैंक से अकाउंट निकलवाने, वो पैसे निकलवाने के लिए किया। अच्छा, ये नया वाक़या नहीं था। जनवरी में बीका वैली में शुमारी लबनान में एक और 37 साल कॉफ़ी शॉप के मालिक थे, वो भी एक बैंक में घुस गए और बंदूक ले गए, और उस बंदूक के जोर पे उन्होंने अपने अकाउंट से $50,000 निकलवा लिए, उसमें कामयाब हो गए। काम तो हो गया। तो इस पे मुझे मई 1998 का पाकिस्तान याद आ गया, जब एटमी धमाकों के फौरन बाद जो डॉलर अकाउंट्स थे वो फ्रीज हो गए। अच्छा, हो गए। आज भी अगर आपका उस ज़माने का डॉलर अकाउंट है और आप जाएं कि यार अब तो आप निकलवा सकते हैं ना पैसे, तो कहते हैं बिल्कुल निकलवा सकते हैं सर, उसी रेट पे हम आपको पाकिस्तानी रुपए में आपके डॉलर अकाउंट से पैसे देंगे जो रेट 98 में था। कितना था? $42 पर डॉलर। मैं 100 में निकलवा 100 में लेने के लिए मैं तैयार। तो जहां जिसका लगता है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल, रियासत गैर रियासत, छोड़ते नहीं है बिल्कुल विक्टिम आमद। इस तरह के बड़ी मजेदार और भी एग्जांपल्स हैं ना। जैसे एक बंदा मुझे मिला हंगरी में। अच्छा, ये है कोई 1993 की बात। अच्छा, हॉकी प्लेयर था, बड़ा गुड लुकिंग भी था। उसने कहा कि हम क्यों ना बैंक लूटा जाए, तो उसने कोई 2 दर्जन बैंक लूटे। अच्छा, अवाम की भरपूर सपोर्ट थी उसके साथ, क्योंकि उस वक्त हंगरी में सारे जो बैंक थे वो रियासत चलाती थी, और वो जो रियासत के जो चहीते होते थे उनको दे रही थी कि अच्छा तू बड़ा सही है, तू बैंक ले ले, और सही लोगों की खाल उधेड़ना। तो लोग इतने तंग आए हुए थे, लोगों ने बाकायदा उसको सपोर्ट किया। इनफैक्ट उसका नाम लग दिया जेंटलमैन डाकू, क्योंकि जब वो बैंक में जाता था ना तो वो बड़े प्यार मोहब्बत से बात करता था और थोड़ा सा रिसेप्शनिस्ट के साथ फ्लर्ट भी कर लेता था। एक और इस तरह की मिसाल है जॉन डिलिंजर 1930s अमेरिका में। अच्छा, उन दिनों में क्या होता था कि सब लोग मकरूज थे, पैसा किसी के पास नहीं था, तो वो लोन लेते थे। लोन जब नहीं दे सकते थे तो बैंक आ जाते थे, उनके घर या उनके पूरे फार्म उठा लेते थे। अच्छा, और जब वो रोकने की कोशिश करते थे तो पुलिस आके उनको कूटती थी। तो जॉन डिलिंजर का काम था बैंक में चोरी करो, तो उसका कोई 2-3% लोगों में बांट दो और पुलिस को गोली मारो। तो दोनों जो अवाम के दुश्मन थे उन पर इसने हमला किया। तो एक तरह से हाँ ठीक है, ऐसा ही। अच्छा, वो स्टॉकहोम सिंड्रोम का बाद में सुना देना, वो किसी और, वो भी बैंक का, किसी और। फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।